हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे सभी टाइप्स के कि क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को सही से समझ रहे हैं। तो इतना तो हमने समझ लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज़, ये गुड्स से रिलेटेड ही होता है अकाउंट हमारा, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो हमारे गुड्स की। गुड्स वो आइटम जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। तो हमने करना क्या था, परचेज करे हमने गुड्स, उस पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए और साथ ही में कर दिया उसको सेल। लेकिन साथ ही में हमने दो और चीज़ें सीखी थी जो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने वाली है। वो क्या, कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता होता है गुड्स का, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, वही स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने सीखा था। अब आज हमने देखना है किस तरीके से हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहली चीज सोचने वाली ये है कि अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा है तो क्या हम परचेज ज़्यादा करेंगे? नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक पहले से हमारे पास पड़ा और हमें पता है हमारी सेल एस्टिमेटेड कितनी ही होगी, तो एक्स्ट्रा ही हम लोग परचेज करेंगे। उस ओपनिंग स्टॉक को पहले बेचना हमारी जो है इंटेंशन रहती होती है। तो सबसे पहली चीज हम लोग आज यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट अभी सीख रहे हैं और एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स हमारी आती होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। स्पेसिफिकली गुड्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है हमने अच्छे से स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सीख लिया था। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को जाके देखें और आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि ये रिलेटेड है एक्सपेंसेस और इनकम से, ये एक नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है। और अब यहाँ पे हम एक चार्ट टाइप सा बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक जो है वो पहले से बचा हुआ पड़ा होगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, परचेज भी करेंगे क्योंकि एक्चुअल में तो हमें गुड्स को परचेज करना होगा और हमारे पास जब स्टॉक होगा तभी तो हम बेच पाएंगे। तो हम कुछ परचेजेस भी करेंगे, साथ ही में प्लस क्या, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे हमारे को उन गुड्स के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ऑलरेडी अच्छे से सीख चुके हैं। तो कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ हम परचेज करेंगे, कुछ हम खर्चा करेंगे उन गुड्स में, जो कि हमें अच्छे से पता है कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। और फिर क्या हो जाएगा, हम कर देंगे सेल्स कर देंगे। और साथ में क्या होगा, इस साल के में से जितना भी स्टॉक हमारे पास होगा, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, सारा तो नहीं बिक पाएगा, कुछ बच भी जाएगा। तो वो बचा हुआ स्टॉक भी क्या यहाँ पर आ जाता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा बेस रहता है किसको बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए। ये हमारा बेस है कि कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा होता है, कुछ हम परचेज कर लेते हैं, उन पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी सारे डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमने अच्छे से ऑलरेडी सीख लिया है। और फिर क्या होगा, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी जो सेल होएगी और उससे हमारे को इनकम आएगी, तो कुछ हम बेच देंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक हमारा बच जाएगा जो कि इस साल के लिए होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सीखने वाले हैं कि डेबिट पे क्या आइटम्स आएंगी और क्रेडिट पे क्या आइटम्स आएंगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें अच्छे से पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक अकाउंट है। अकाउंट का फॉर्मेट हमें अच्छे से पता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, जो कि ऑलरेडी ये चार्ट हमें बता रहा है कि कौन सी आइटम्स आती होती है। अब हमको उसको डिटेल में सीखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम, आइटम्स रिटन on debit side of trading
अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट हम एक्चुअल में सीखने वाले हैं किस तरीके से हमने बनाना है। यही हमारा जो है मेन चीज़ है, ये हमें चार्ट पता होना चाहिए और फिर हमें अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। बस डिटेल में हमें अब सीखना है कि क्या क्या आइटम्स आती हैं और किस किस तरीके से हमने उसको डील करना होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेबिट साइड पे हमारा क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहली चीज़ यहाँ ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए लिखनी होती है वो है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये ओपनिंग स्टॉक क्या है। स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ the previous year is termed as the opening stock of the करंट ईयर। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स बिक नहीं पाया पिछले साल में, तो वो क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर है और वही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर। करंट ईयर कौन सा, जिस ईयर का हम लोग जो डेटा यूज कर रहे हैं, जिस ईयर का ट्रायल बैलेंस यूज करके हम लोग ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उस साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है जो कि क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का होता है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टर्म्ड एज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। यहाँ पे ईयर की जगह हमारा कुछ भी अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो स्टॉक का हमारा वैल्यूएशन रहता है क्लोजिंग स्टॉक के लिए वो हमेशा ईयर एंड पे ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ईयर लिखते होते हैं, बट वैसे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, वो हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी बना सकते हैं जो एक साल से कम भी हो सकता है। तो अब ये सीधे शब्दों में हम लोग लिखें तो इसका क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वही क्या है, वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस या फिर करंट ईयर। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है और ऑलरेडी हम लोगों ने ये कवर भी किया हुआ है। तो पहली चीज़ जो हमारी डेबिट साइड पे आती है किसके, इस ट्रेडिंग अकाउंट के, वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने करनी होती है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हमने लिखना होता है टू ओपनिंग स्टॉक। ये जो डेबिट साइड है वो टू करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय करके लिखते हैं। ऑलरेडी लेजर में हम लोग ये अच्छे से समझ चुके थे जब हम अकाउंट्स बनाना सीख रहे थे, एक अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड टू साइड, क्रेडिट साइड बाय साइड। तो टू ओपनिंग स्टॉक करके ये फर्स्ट चीज़ रहती है हमारी। तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता होता है। साथ ही में लिखेंगे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड बुलेट हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और थर्ड और लास्ट लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जैसे कि हमें पता है ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते होते हैं, जो कि हमने स्टार्ट करते हुए ही लेक्चर हमने ये चीज़ सीख ली थी। तो जो हमारे गुड्स होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल होगा, या वो सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, और या फिर वो फिनिश्ड गुड्स होंगे। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, रॉ मटेरियल वो चीज़ है जिस चीज़ से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते होते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कि वो एज इट इज़ यूज नहीं हो सकता, अभी उसमें कुछ ना कुछ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होनी बाकी है, अभी वो रॉ मटेरियल है, अभी वो हमारा फिनिश्ड गुड नहीं बना, अभी हमारा एंड प्रोडक्ट नहीं बना। उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए
उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। फिर होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स वो है जो ना तो रॉ मटेरियल है, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उस पर हो चुकी है, और ना ही वो फिनिश्ड गुड्स है, मतलब एंड प्रोडक्ट भी वो नहीं है, अभी बीच की स्टेज में वो पहुंचे हैं। रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमने करी है मैन्युफैक्चर करते वक्त, लेकिन अभी एंड प्रोडक्ट नहीं बना, तो उस आधे अधूरे पूरे हुए गुड्स को हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और लास्ट होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, जो एंड प्रोडक्ट हमने बनाना है, जिसको हम बेचना चाहते हैं, जब वो एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है उसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते होते हैं। तो गुड्स ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल पहला, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक हमें कोई भी दिया हो, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स का, चाहे फिनिश्ड गुड्स का, वो सारा कहाँ आएगा, वो सारा 2 साइड पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो होता है हमारा, वो 3 टाइप का हमारा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट चीज, यहाँ दिख ही रही है हमें डेबिट साइड पे नेक्स्ट क्या आने वाला है, परचेजेस हमारी नेक्स्ट आने वाली है। बट हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड लिखने वाले हैं, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक था। अब यहाँ परचेजेस ना लिख के मैं यहाँ लिखूंगी नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस का हम लोग मतलब समझेंगे कि नेट परचेजेस हमारी क्या होती है। परचेजेस तो हमें अच्छे से पता है क्या होता है। परचेजेस होता है जब हम गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उनको परचेज करते हैं आगे फॉर द रीसेल करने के लिए, उसको तो हम परचेजेस बोल देते हैं। लेकिन साथ ही में परचेजेस से रिलेटेड एक और चीज होती है, वो क्या होती है, वो होती है परचेज रिटर्न। कोई चीजें जो हमने गुड्स अपने लिए थे, परचेज किए थे, वो हमें वापस भी करने पड़ जाते हैं सप्लायर को ड्यू टू मेनी रीजंस, तो फिर वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, या फिर क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। बाहर जा रहे हैं वो गुड्स, तो इसलिए इसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो नेट परचेजेस यहाँ पर आएंगी, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ये होता है नेट परचेजेस का मतलब कि परचेज में से हमने परचेज रिटर्न माइनस करना है, और इस तरीके से हमारी नेट परचेजेस जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिखानी होती है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि परचेजेस क्या होता है। तो परचेजेस होता है हमारा गुड्स। फिर से बहुत ध्यान रखना है, परचेजेस सिर्फ किसकी परचेज को हम परचेज बोलते हैं, गुड्स की परचेज को ही हम परचेजेस बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, बट फिर भी बार बार याद दिलाना होता है ताकि कोई भी गलती हमसे ना बने। तो परचेजेस होता है गुड्स बॉट फॉर रीसेल, उसको हम लोग बोलते होते हैं परचेजेस। अब यहाँ पे परचेजेस जो आनी है वो हमारी कैश परचेजेस भी हो सकती है कि हमने सीधा कैश पे कर दिया, और वो हमारी क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती है कि हमने उधार पर अपने गुड्स जो हैं वो खरीद लिए। तो बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज हमारी यहाँ पर आया करेगी। तो यहाँ मैं लिख दूँ कैश एज वेल एज क्रेडिट। तो हर पॉइंट के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा कि क्या क्या बारीकियां हो सकती है हमारे क्वेश्चन में। तो बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, चाहे कैश परचेज हो चाहे हमारी क्रेडिट परचेज हो, दोनों ही परचेजेस हमारी 2 साइड पे आने वाली है ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखना कैसे है, फॉर्मेट कैसे रहेगा, वो अभी हम लोग सीखेंगे ये साइड्स दोनों सीखने के बाद, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेकिन ध्यान क्या रखना है, परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस हमारी यहाँ पर आती होती है। और परचेजेस इन इटसेल्फ क्या सिग्निफाई करता है, इन इटसेल्फ वो सिग्निफाई करता है परचेज ऑफ गुड्स ओनली। किसी और चीज की परचेज को हम लोग परचेजेस नहीं बोलते होते। ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो ऊपर लिख भी सकते हैं कि कंपनी इस पर्टिकुलर आइटम में डील करती है, और नीचे क्या लिख देंगे, परचेज ऑफ वो पर्टिकुलर आइटम। साथ में नीचे कुछ और भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफ कोई और आइटम जो गुड्स नहीं है। तो आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन की एक एक लाइन को कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जिस आइटम में आपका बिजनेस डील कर रहा है वो आपके लिए गुड्स है, तो ओनली उस चीज की परचेज को ही आप परचेजेस बोलोगे। किसी और चीज की परचेजेस नहीं होती है अकाउंट्स में। तो अब यहाँ पर परचेजेस इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस, और माइनस करना है उसमें से क्या,
परचेज रिटर्न हमने माइनस कर देना है। किस तरीके से माइनस करेंगे अभी हम लोग सीख लेंगे फॉर्मेट में, लेकिन नेट परचेजेस हमारी यहाँ आनी है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे लिख भी लेते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न। साथ ही में लिखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी अगर लिखा हुआ है तो हम डर नहीं सकते, हमें अच्छे से पता है रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है, और हमें रीज़न भी पता है कि इसको रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते होते हैं, हमने ऑलरेडी ये सीख लिया था। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। हमारा जो सप्लायर है जिससे हम लोग अपने गुड्स खरीदते हैं उसको हमने ये गुड्स वापस कर दिए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी वो है नेट परचेजेस, विच मीन्स परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, एंड परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थर्ड लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर किया ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये वो खर्चा है हमारा, चाहे वो मैन्युफैक्चर का हो चाहे परचेज का हो, हमारा गुड्स की, और साथ ही में गुड्स को लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहता है, और साथ ही में मेकिंग देम रेडी फॉर सेल, जब तक कि सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो हमारे खर्चे गुड्स के ऊपर लगते हैं उनको हम लोग बोल देते होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे इनका, जैसे हमने करा था कवर वेजेस एंड सैलरीज भी होता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा था कैरेज इनवर्ड्स भी इसमें इंक्लूड होता है, फिर था फ्रेट, फिर हमारा था कार्टेज, उसके बाद हमारा था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऑलरेडी हम लोग पिछले ही लेक्चर में ये डिटेल में कवर कर आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास था स्टोर्स कंज्यूम्ड, उसके बाद हमारे पास था डॉक चार्जेस, और लास्ट में हमारे पास था रॉयल्टी। तो ये सारे थे टाइप्स हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। साथ ही में यहाँ डॉक चार्जेस के साथ अगर हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है अपने गुड्स के ऊपर, तो इंपोर्ट मतलब परचेज करने के लिए हमने वो परचेज करे हैं, इंपोर्ट होता है बाहर की कंट्री से, इंडिया से बाहर से गुड्स अपने पास लेकर आना। अगर हमारा सप्लायर इंडिया से बाहर है तो उन गुड्स के ऊपर हमें कुछ ड्यूटी पे करनी होती है जिनको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, और बाहर से गुड्स, इंडिया के बाहर से, अब्रॉड से गुड्स को इंडिया में लेके आने को हम इंपोर्ट बोलते हैं। और दूसरा वर्ड होता है एक्सपोर्ट, जो कि होता है इंडिया से बाहर गुड्स बेचना, और बाहर से इंडिया में गुड्स परचेज करना, उसको बोलते होते हैं इंपोर्ट। तो अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करी है वो भी हमारी यहीं पे आ जाती होती है, तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, या इसका नाम एक और होता है कस्टम ड्यूटी भी इसको बोलते होते हैं। इसी का दूसरा नाम है इंपोर्ट करने पे जो हमारा टैक्स पड़ता होता है, जो ड्यूटी हमारी पड़ती होती है, जो फी हमारी चार्ज करी जाती है, उसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो थर्ड चीज़ हमारी रहती है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये होता है हमारा पूरा डेबिट साइड ऑफ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोग लिखेंगे कि आइटम्स रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, items written on credit side of trading account। तो डेबिट साइड पे हमने डिटेल में सीख लिया है कि कौन कौन सी आइटम्स हमारी लिखी जाती हैं। अब हम लोग क्रेडिट साइड पे आए हैं, तो फर्स्ट हमारी है सेल्स। तो यहाँ पे भी सेल्स, जैसे यहाँ पे नेट परचेजेस था तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ आएगा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारी फर्स्ट चीज़ है। नेट सेल्स क्या होंगी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर भी हमने नेट ही चीज़ लिखनी है, जैसे यहाँ पर हमने नेट परचेजेस लिया था तो ऐसे यहाँ नेट सेल्स लेना है। सेल मतलब अपने कस्टमर्स को सेल करना। फिर से यहाँ सेल्स में इंक्लूड होगा बोथ
कैश एज वेल एज क्रेडिट। चाहे कैश में सेल की हो, सीधा कैश आ गया हो हमारे पास, या फिर क्रेडिट में हमने सेल करी हो, उधार पे हमने सेल करी हो, दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होंगी, कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। और माइनस होगा इसमें से क्या, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, यहीं पर लिख लेते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और हमें अच्छे से पता है इसको रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन आ रहे होते हैं गुड्स, हमारे पास वापस आ रहे होते हैं, कस्टमर्स हमें वापस रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड भी लिखा हो तो भी यही बात है। ये नेट सेल्स हमारा पहला रहता है और बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स आर इंक्लूडेड। और सेकेंड और लास्ट चीज़ जो हमारी यहाँ पर आती है वो क्या है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है, ये होता है स्टॉक ऑफ गुड्स remaining unsold at the end of the year। तो ये वो स्टॉक है गुड्स का जो कि नहीं बिक पाया एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, और अब जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको तो यहीं पे लिखते होते हैं, तो वो इसी साल का हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है। स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इट इंक्लूड्स, क्या क्या होगा इसमें, सेम ही चीज़ें होने वाली हैं। जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की 3 टाइप्स थे, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का भी ऑब्वियसली 3 टाइप्स रहेगा हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल, जो सामान हमारा लगता है गुड्स को बनाने में, उसको रॉ मटेरियल, तो उसका भी कुछ स्टॉक हमारा जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स हमारे पूरे नहीं बन पाए लेकिन वो अभी रॉ मटेरियल भी नहीं है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हमारा आएगा, जो नहीं हमारा अभी ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से हो चुका। और लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो एंड प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया है, लास्ट में जो उसका स्टॉक बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग डिटेल में सीखेंगे जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना बता दूं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसकी जो वैल्यूएशन होती है, इसका जो अमाउंट निकाला जाता है कि कितने का स्टॉक हमारे पास बच गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये पीरियड एंड होने के बाद, वो साल एंड होने के बाद ही इसका वैल्यूएशन लगाया जाता है। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया रहता, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। लेकिन कुछ केसेस में ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया हो सकता है, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो अंदर दिया ही क्यों है, और अगर बाहर दिया है तो बाहर दिया ही क्यों है। और साथ ही में दोनों टाइप्स में हम लोग इफेक्ट सीखेंगे कि इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं जो चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती है दे हैव सिंगल इफेक्ट। और मैंने पहले ही बताया था जो एडजस्टमेंट्स हमारी रहेंगी विच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, उनका होगा डबल इफेक्ट। तो हम ढंग से सीख लेंगे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है किस तरीके से, कौन सा इफेक्ट हमने इसको देना है। तो इस तरीके से हमने पूरा लिख लिया कि हमारा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड पे जो जो चीज़ें आएंगी हमने टू करके लिखनी है, क्रेडिट साइड पे जो जो चीज़ें आएंगी हमने बाय करके लिखनी है। और अब इसका रिजल्ट भी हमें देखना है जो कि क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्या हो सकता है, केस 1, इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ज़्यादा रह गया देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो क्या होगा, अगर हमारा ये डेबिट साइड जो है, जो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो ज़्यादा है और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो क्या लॉस हो गया हमें, और वर्ड क्या यूज़ होगा, ग्रॉस लॉस। तो इन दिस केस ग्रॉस लॉस हमारा निकला करेगा। और अगर केस 2 हमारा हुआ जो कि है इफ
टोटल ऑफ डेबिट साइड इज लेस देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो हमारा क्या निकला, फिर प्रॉफिट हो गया हमें। और कौन सा प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारे को। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये ग्रॉस लॉस किस साइड आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है समझने के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट भी बनाएंगे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेट, जो ऑलरेडी हमें पता तो चल ही चुका है कैसा होगा, लेकिन फिर भी हमें ये नोट डाउन करना है ताकि हमें पता चले किस तरीके से हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लिखना होता है और क्यों। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहले तो इसकी हेडिंग हम लोग लिखते होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस भी डेट को हमारा ये ईयर ख़त्म हो रहा होता है वो डेट हमारी यहाँ पे आ जाती है, जो कि नॉर्मली होगी 31 मार्च ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है। और यहाँ पे वर्ड फॉर क्यों यूज़ किया जाता है, ये फॉर द ईयर इसलिए होता है पूरे साल का जो हमारे ऑपरेशंस का रिजल्ट होता है वो सारा हम लोग यहाँ पर दिखाते होते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। और फिर नेक्स्ट उसकी जो एक्सटेंशन रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि पूरे साल का हमारे को बता रहा है कि क्या क्या हमारे कैसे ऑपरेशंस रहे, क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या इनकम्स। लेफ्ट साइड पे डेबिट और राइट साइड पे क्रेडिट लिखना हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये अकाउंट है, इसकी दो साइड रहती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और फिर हम लोगों ने लिखनी है हेडिंग पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। और नेक्स्ट फिर से क्या यही रिपीट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। इसी की एक्सटेंशन होगी आगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका भी यही फॉर्मेट रहता है हमारा, वो भी अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इसी के नीचे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। तो हमें पता चल गया डेबिट साइड पे क्या आना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग सीधा जो अमाउंट होती है वो हम बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हमने लिखनी है नेट परचेजेस। तो कैसे लिखना है, हमें अलग अलग दिया होगा ट्रायल बैलेंस में परचेजेस और परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ टू परचेजेस। यहाँ इनर कॉलम में हमने अमाउंट लिखनी है, जहाँ मैंने टिक लगाया है वो इसलिए है कि अमाउंट आपने वहाँ लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक की तो सीधा बाहर चली जाएगी, लेकिन परचेजेस की अमाउंट पहले इनर कॉलम में हमारे आएगी। ये कॉलम नहीं है बट इसको इनर कॉलम ही बोलते हैं। तो अंदर आपने लिखना है टू परचेजेस अमाउंट यहाँ पर, और लिखना है लेस। लेस इसमें से क्या करना था, हमने परचेज रिटर्न हमने लेस करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लेस परचेज रिटर्न, उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इसको मैंने ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमें पता है जब माइनस करना होता है तो हम ब्रैकेट लगा लेते होते हैं। चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई इसका रोल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में रहेगी। तो हमने लिखना है टू परचेजेस अमाउंट यहाँ पर और लेस परचेज रिटर्न अमाउंट यहाँ पर, और जो नेट हमारी अमाउंट निकलेगी माइनस करके वो यहाँ परचेज रिटर्न के सामने आउटर कॉलम में हमने लिखनी है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कैसे लिखना है। हमने टू परचेजेस इनर कॉलम, लेस परचेज रिटर्न इनर कॉलम, और ऐसे लाइन लगा के फिर बाहर आउटर कॉलम में हम लोग नेट अमाउंट लिखेंगे जो परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके निकलेगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आप टू कर यहाँ लिख दोगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि सीधा क्वेश्चन में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हो तो वहाँ पे सीधा आप टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके लिख सकते हैं। अगर आपको वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट सब अलग अलग दिया हुआ है तो आप अलग अलग करके लिखेंगे, टू कैरेज, टू फ्रेट, टू कार्टेज, टू रॉयल्टी, टू डॉक चार्जेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो भी यहाँ पे हमारे सारे खर्चे थे वो सारे इंडिविजुअली टू टू कर यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखते जाओगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ताकि आपको याद रहे और कैसे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
टू वेजेस, यहाँ पे अमाउंट बाहर आ जाएगी, टू कैरेज या कैरेज इनवर्ड्स हो सकता है हमारे पास, टू फ्रेट, उसके बाद हमारे पास टू कार्टेज। याद रखना है यहाँ पे टू लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, सारी अमाउंट हमारी आउटर कॉलम में जा रही हैं, सिर्फ परचेजेस लेस परचेज रिटर्न जो है वो इनर कॉलम में करना है और नेट परचेजेस की अमाउंट बाहर जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमने नेट परचेजेस लिखा था क्योंकि वही अमाउंट हमारी बाहर वाले कॉलम में जानी है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि हम लोग ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ टू स्टोर्स कंज्यूम्ड, टू डॉक चार्जेस, टू कस्टम ड्यूटी, और यहाँ स्टोर्स कंज्यूम में भी हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर इंजन ऑयल कॉटन वेस्ट जो होता है हमारा वो स्टोर्स कंज्यूम में होता है, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमारा कोल, गैस, वाटर, फ्यूल वो सब कुछ आ जाता होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। और यहाँ पे ऐसे करके टू करके जो भी हमें खर्चे दिए होंगे जो कि क्या होंगे, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं हमने यहाँ पर, जिसको हम लोग एक्सपेंसेस ऑन परचेज भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सिर्फ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडिविजुअली कर कर यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ताकि आपको एक बार याद रह जाए तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं टू गैस, फ्यूल एंड पावर, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही होता है, पर सिर्फ ताकि याद रहे इसलिए हम यहाँ पे नोट भी कर रहे हैं। टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री लाइटिंग, वो भी यहीं पर आएगा। और हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये जो हमारा वेजेस है, ये वेजेस एंड सैलरीज भी लिखा हो तो भी वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, वेजेस एंड सैलरीज। और टू रॉयल्टी। तो ऐसे करके ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ऑलमोस्ट हमने सारे ही यहाँ पर लिख लिए हैं। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में अपने दिए होंगे सारे आपने टू कर कर टू साइड पे आपने यहाँ सारे लिख देने हैं विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। इनर कॉलम में हमने सेल्स की अमाउंट लिखनी है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों ऐड करके जो हमारी अमाउंट बनेगी वो यहाँ लिखनी है। ऐसे यहाँ परचेज चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों हमने ऐड करके ही परचेजेस यहाँ पर लिखनी है। तो बाय सेल्स इनर कॉलम में हमने लिखा, और ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, जिसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोलते होते हैं, वो हमें दिया हुआ है तो वो हमने माइनस करना है, उसकी भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है। और जो नेट सेल्स हमारी निकलेंगी वो अमाउंट हमारी यहाँ बाहर वाले कॉलम में हमारी आ जाया करेगी। और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी यहाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में दी रहेंगी वो हमारी यहाँ पर आ जाया करेंगी। क्लोजिंग स्टॉक हमें आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस भी दिया हो सकता है, उसका हम लोग ढंग से इफेक्ट बाद में सीखेंगे, लेकिन ऐसे करके सारी हमारी चीज़ें हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर ली। ध्यान क्या रखना है, परचेजेस इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट, दोनों को ऐड करके हमने यहाँ इनर कॉलम में लिखना है। और सेल्स में भी ऐसे ही करना है, कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों को ऐड करके ही हमने यहाँ लिखना है। और लेस करना है यहाँ परचेज रिटर्न इनर कॉलम, वहाँ पे लेस करना है सेल्स रिटर्न इनर कॉलम, और जो नेट परचेज है वो बाहर आएगी और नेट सेल्स हमारी बाहर आएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लगाते होते हैं टोटल। तो अब जैसा कि हमें अच्छे से पता है, हमने ऑलरेडी लेजर बनाते वक्त सीखा था, एक अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, टोटलिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते होते हैं। तो कैसे करते होते हैं, हम लोग लगाते होते हैं दोनों साइड्स का टोटल। तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन करके हम लोग यहाँ टोटल लगाते हैं, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो हम दोनों साइड लिखते होते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त ये ढंग से सीख चुके हैं किस तरीके से हमारी कास्टिंग और बैलेंसिंग हमने करनी होती है। तो जिस साइड का भी टोटल हमारा ज़्यादा निकला वो दोनों साइड आपने टोटल लिख देना है, ये सेम ही लिखना है यहाँ पे टोटल। हायर साइड, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड वो लिखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड वो लिखो। अब अगर तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, जो कि हमारा केस 1 था, और ये क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो क्या है, लॉस कमाया है हमने, तो इसका तो टोटल ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगी हमारी
यहाँ पर जिसको हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस और साथ में वर्ड लिखेंगे C/D जिसको बोलते हैं कैरिड डाउन। कहाँ पे कैरिड डाउन करना है इसको हमने नीचे लेके जाना है। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको नीचे लेके जाना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है कैरिड डाउन, C/D करके हमने लिखना होता है। तो अगर तो हमारा ये साइड का टोटल ज़्यादा निकला डेबिट साइड का और इसका कम निकला तो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे निकलेगी जो कि होगा लॉस। तो हमने लिखना है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कैरिड डाउन। और अगर केस 2 होता है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम होता है तो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पर जो कि होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर से क्या C/D टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसको भी क्या नीचे ही लेके जाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट निकले चाहे ग्रॉस लॉस निकले, दोनों को नीचे P&L अकाउंट में लेके जाना है ताकि आगे उस पे हम लोग कैलकुलेशंस कर सके देखने के लिए कि नेट प्रॉफिट कमाया है कि नेट लॉस सस्टेन किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? अगर तो ग्रॉस लॉस आएगा ये बाय साइड पे आएगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ हो गई कि अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी और वो लॉस है तो बाय ग्रॉस लॉस। इंपॉर्टेंट वर्ड बस क्या है? कैरिड डाउन। और यहाँ पर अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का कम है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है और निकल क्या रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ें लिखते होते हैं तो यहाँ पे टू लिखना याद रहता है और यहाँ भी बाय लिखना याद रहता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और यहाँ ग्रॉस लॉस निकालते हैं, इन आइदर केस हम टू या फिर बाय लिखना भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, या तो हमारा क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली या ग्रॉस लॉस आएगा, तो टू या बाय लिखना हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इसी के साथ हम लोग डिटेल में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ऐसे ही करके हमने सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है या ईयर एंडिंग होता है, वो इसलिए होता है पूरे साल की जो कैलकुलेशंस होती है वो हमें यहाँ पर दिख रही होती हैं, पूरे साल क्या क्या हमारे साथ हुआ है हमारे बिजनेस के साथ। आई होप सभी को बिल्कुल अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले सीखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।